चलिए ठीक है, संविधान का पिछला क्लास हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना 1773 से लेके 1947 तक जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जिसमें हम लोगों ने ताज का शासन और साथ ही ताज या सम्राट का शासन और कंपनी का शासन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आपका उसमें जितने चार्टर्ड एक्ट हैं, पिट्स अधिनियम और साथ ही जो स्वतंत्रता अधिनियम दोनों कंप्लीट किया जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना पिछली कक्षा में मैंने जो भी पढ़ाया था जो चार्टर अधिनियम से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण। ठीक, अब इसमें चूंकि संविधान का निर्माण करना है, ठीक है, उस समय शासन में थे ब्रिटिश, है ना, तो संविधान के निर्माण की मांग रखी गई। तो किनके द्वारा रखी गई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, ठीक है, संविधान बना कैसे, संविधान के बनने के लिए कौन कौन से मिशन भारत में आए, साथ ही इसके जो एक कहना चाहिए एक समय के साथ जब संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले संविधान का निर्माण हुआ कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो उस समय शासन में थे ब्रिटिश, ठीक है, जो भारतीय उस समय के प्रतिनिधि या राजनेता थे, उस समय भारतीय दल थे, वे गए किनके पास, ब्रिटिशों के पास, ठीक है, और उनसे कहा संविधान के निर्माण की बात और संविधान की मांग की गई। उनसे कहा गया कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, ये संविधान जो है केवल भारतीयों, ठीक है, जो निर्माण किया जाएगा वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो विधि कानून होंगे वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होंगे, ठीक है, जो केवल भारतीयों के लिए ही होंगे। तो यहाँ पे अब निर्माण की बात तो कही गई हमारे नेताओं द्वारा, तो इसके लिए किनके पास जाके कहा गया, ब्रिटिशों के पास, और उनके पास संविधान की क्या क्या कही गई, मांग रखी गई। ठीक, संविधान की मांग रखी गई किनके पास, तो ब्रिटिशों के पास। चलिए, और संविधान की मांग रखी गई तो जो संविधान बना, संविधान का निर्माण, ठीक है, इसका गठन का विचार आया पहली बार किसने कहा, 1934 में। नाम है एम.एन. रॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देखना कि संविधान का जो मांग का गठन का विचार ये पहली बार आया एम.एन. रॉय ने, और कब ले आया, तो 1934 में। ठीक, अब अगला डेट 1934 के बाद एक क्रम, ठीक है, देखते हैं वर्षों का, जिसमें संविधान का जब निर्माण था, जो मांग हुआ, मांग पूरी हुई, फिर संविधान बना, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं 1934 के बाद 1935। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1985 को गठित हो गया था, ठीक है, 1985 को गठित हो गया था, तब से ये काम कर रहा था। 1885 को गठित हो गया तो तब से काम कर रहा था। अब समय है 1935 का। तो इस समय एक प्रमुख दल थे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने आधिकारिक रूप से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान का मांग किया। ठीक, चलिए 1935 के बाद आगे चलते हैं। वर्ष है 1938। इसमें जब मैं लिखा हूँ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उस समय इस दल के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, आधिकारिक रूप से घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का, ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान का इन्होंने कहा, क्या रखा, मांग रखा। ठीक, और पंडित नेहरू जी ने कहा कि निर्माण जो है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, वयस्क मताधिकार कहने का मतलब जिसमें, ठीक है, एक उम्र, जैसे हमारे वोट डालने का जो उम्र है वो 18 साल है वर्तमान में, ठीक है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब जो वयस्क मताधिकार, जो वयस्क व्यक्ति उस समय, जिसके लिए उस समय जो उम्र तय सीमा की गई थी, उसी के हिसाब से, उनके मतदान के हिसाब से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो घोषणा किया गया कि कहा गया संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के हिसाब से होगा। ठीक, अब 1938 के बाद आगे आते हैं 1940। 1940 को, इस डेट को याद रखना, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अगस्त के महीने में आया था, तो 1940 या अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो हाँ 1940, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, डेट याद रखना है। अब 1940 के बाद अगला ईयर चलते हैं हम लोग 1942। इसमें 1942 में देखिए ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, नाम याद रखना है सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ब्रिटिश मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ठीक है, प्रारूप के साथ भारत आए। कौन से प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए कि जो संविधान का मांग था ना, जो संविधान, उससे संबंधित प्रस्ताव के साथ भारत आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में आया था। ठीक है, तो क्रिप्स जो है कौन है, ये ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री थे, नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और साथ ही उनके साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे, तो एक। ठीक है,
अब क्रिप्स मिशन चूंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, साथ में जो कुछ स्थानीय राजनीतिक दल थे वो भी थे, साथ में एक बड़ा दल था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। अब चूंकि यहाँ पे सर स्टुअर्ट क्रिप्स 1942 में आए, इन्होंने संविधान से संबंधित योजना को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो वो योजना में जो प्रस्तुत बातें थी, ठीक है, वो उन्होंने जो भारतीय उस समय के राजनीतिक प्रमुख दल थे उनके सामने उन्होंने रखा। तो वो जो प्रस्ताव उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, किसने, किसने, मुस्लिम लीग ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1942 में जो संविधान का प्रारूप बन के सर स्टुअर्ट क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, उनकी बातों को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, किसने, मुस्लिम लीग ने। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, अब मुस्लिम लीग ने यहाँ अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया तो उनकी मांगे क्या क्या थी, क्यों वे अस्वीकार को क्यों किए थे, उसकी मांगे क्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग की मांगे। ठीक, मुस्लिम लीग ने कहा कि 2 स्वतंत्र हिस्सा होगा, 2 स्वतंत्र स्वायत्त देश होंगे। ठीक है, उनकी मांगे थी कि 2 स्वतंत्र देश होंगे, साथ ही जो दोनों देशों का संविधान है वो अलग अलग होगा। ये मांग किसने किया, मुस्लिम लीग ने किया। किससे किया था, तो क्रिप्स मिशन से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको क्रिप्स मिशन ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था, जब संविधान से संबंधित जब उन्होंने भारतीयों के सामने रखा, ठीक है, उस समय जो भारत में जो राजनीतिक दल थे उनके सामने रखा, तो मुस्लिम लीग ने उसे पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने अपनी मांगे सामने रखी, जिसमें था 2 स्वतंत्र हिस्से। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने रखी, साथ ही जो दोनों देश है दोनों के लिए अलग अलग संविधान का मांग रखा, जिसको क्रिप्स मिशन ने ठुकरा दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने, ठीक, कैबिनेट मिशन भेजा। अब क्रिप्स प्रस्ताव तो यहाँ पे लगभग पूरी तरीके से फेल हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था, तो ये संविधान के निर्माण के लिए आया था, याद रखेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्यों आया था, तो ये संविधान के निर्माण के लिए आए थे, याद रखना। इन्होंने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दी। 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दी किसने, तो कैबिनेट मिशन ने। जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन आया था उसने साथ में संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संविधान सभा के निर्माण की योजना किसने रखी थी, तो कैबिनेट मिशन ने। और प्रस्तुत योजना से, ठीक, अब चूंकि यहाँ पे पहले क्रिप्स मिशन आया था, उनकी जो प्रस्ताव को उसको ठुकरा दिया गया था। अब यहाँ पे आया ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव उस समय जो राजनीतिक दल थे भारत में उनके सामने रखा। ठीक, तो कैबिनेट मिशन की जो प्रस्ताव था ना, इनसे मुस्लिम लीग जो है काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए, और जो संविधान में जो उनका प्रस्ताव था उनको बहुत हद तक इन्होंने क्या हुआ, माना। ठीक, अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। अब फाइनली, ठीक है, कैबिनेट मिशन की जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और साथ में जो उस समय भारत के तत्कालीन जो राजनीतिक दल थे उनके द्वारा। अब यहाँ पे मांग तो पूरी हो गई, मांग का लगभग सिलसिला यहाँ से खत्म होता है। अब गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसकी संरचना को हम देखते हैं। तो ये कैसे गठित हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, कौन कौन से राजनीतिक दल इसमें थे, ठीक है, इसमें प्रावधान कैसे था, कौन कौन से समुदाय ने इसमें जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें प्रतिनिधियों में भाग लिया, ठीक है, उसमें वोट डाले। चलिए, तो संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए प्रस्तावों के तहत, ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन जो आया था ना, ये जो प्रस्ताव लेके आए थे उन्हीं सुझावों के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए, अब संविधान सभा का गठन तो किया गया था नवंबर 1946 को, तो उस समय जो संविधान सभा गठित किया गया उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। ठीक, उस समय जो संविधान सभा गठित किया गया उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक, और उसमें ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिनिधि थे, तो 296। ठीक है, 379 में से ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे वो थे 296, और साथ ही जो देसी रियासत से शामिल सदस्य थे वो 93। ठीक है, ये डाटा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत से संबंधित थे उतने उन सदस्यों की संख्या है 296, और देसी रियासत से संबंधित जो है ना सदस्यों की संख्या है वो है 93। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत से यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है 296 सदस्य थे, तो ये क्या सीधे चुने गए, तो 296 सदस्य आए कहाँ से थे।
ठीक है। 296 सदस्य आए कहाँ से थे, इसको देखते हैं। 296 सदस्य में से 292 का चयन जो है 11 गवर्नर प्रांतों से किया गया। 296 सदस्यों में से 292 सदस्यों का चयन जो है 11 गवर्नर प्रांतों से किया गया। जो समय प्रांत थे, ठीक है, वहाँ जो गवर्नर थे प्रांत के, उस समय जो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे वो गवर्नर होते थे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो 11 जो गवर्नर के प्रांत थे ना, वहाँ से 292 सदस्यों को चयन किया गया। तो अब कुल सदस्य ब्रिटिश भारत के 296 थे, तो बाकी के 4 सदस्य जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुने गए, ठीक है। जिस प्रकार प्रांतों में गवर्नर चुने गए थे उसी प्रकार मुख्य आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो जो 4 सदस्य है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने गए। साथ में आगे देखते हैं, प्रांत एवं देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। तो इसमें देखना जो प्रतिनिधि है ना उनको कैसे चुना गया था, तो प्रांत एवं देशी रियासत को उनसे जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये सदस्य जो है 296, 292 और 4, इनको प्रांतों एवं देशी रियासत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था। कैसे, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण, ठीक है। अब चूंकि 296 सीट तो यहाँ से आए, 93 सीट देशी रियासत से आए, कुल सदस्य संख्या हो गया 379। तो इसमें ब्रिटिश जो प्रांत उस समय था ना, उसमें आवंटित की गई सीटों को निर्धारण कैसे किया गया था, ठीक है। तो सीटों का निर्धारण वहाँ पे जैसे बताया जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तो इसमें एक याद रखें जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तो ये जनसंख्या लाए कहाँ से, 3 प्रमुख समुदाय से, ठीक है। जो जनसंख्या है उसमें ये 3 प्रमुख समुदाय होंगे, जिनमें है मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य मतलब जो मुस्लिम और सिख दोनों में शामिल नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो प्रांतों के प्रतिनिधि हैं ना, इनका चुनाव एकल संक्रमणी मध्य के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखना। जो प्रांतों के प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो ये होता है एकल संक्रमण मत के माध्यम से, ठीक है। एकल संक्रमणी मत के माध्यम से, और ये होता कैसे है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। कैसे, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से, मतलब जहाँ जहाँ भी होगा उसमें अनुपात समान रहेगा, ठीक। अब ये चुनाव हुआ कब, अब तो यहाँ ब्रिटिश भारत का जो संविधान का निर्माण था ये चालू हो गया। 389 सदस्य थे। चुनाव हुआ कब, जुलाई अगस्त 1946 को। कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 को। और ब्रिटिश भारत के आवंटित सीटों की संख्या जो मैं पहले बताऊं कितना है, 296, ठीक है। 296 है। 296 में से 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुने गए थे। अब 296 भी कहाँ से आए, तो 296 में से 208 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए थे। 296 में से 208 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए थे, ठीक है। 73 मुस्लिम लीग से आए। 73 कहाँ से आए थे, तो मुस्लिम लीग से। और साथ में 15 स्वतंत्र सदस्य थे, ठीक है। 15 जो है स्वतंत्र सदस्यों से आए थे। 15 जो है कहाँ से आए थे, स्वतंत्र सदस्यों से आए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये ब्रिटिश भारत के 296 सीटें हैं ना, उनकी बंटवारा हुआ। 208 हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 73 आए मुस्लिम लीग से, और 15 आए स्वतंत्र सदस्यों से, ठीक है। जो उसमें स्वतंत्र और दल थे उनसे, राजनीतिक दलों से। अब देखते हैं आगे देशी रियासत। देशी रियासत से आए थे 93। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देशी रियासत क्या है ना, ये सीटें भर नहीं पाई थी। क्या इनका चुनाव नहीं हुआ था, हुआ था, लेकिन कैसे हुआ ये देखिए। खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि देशी रियासत में जो 93 सदस्य हैं ये सीटें भर नहीं पाई, ठीक है। क्योंकि जो देशी रियासत के 93 हैं प्रतिनिधि, इन्होंने ये संविधान सभा जो होता है ना, जो संविधान सभा की मांग, जो सभा बनना था, उसे खुद को अलग रखा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। वयस्क मताधिकार के प्रत्यक्ष, मतलब ये जो चुनाव है ना, वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार के प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। मतलब इसमें वयस्क मताधिकार के हिसाब से चुनाव नहीं हो। जैसे आज अभी वर्तमान में स्थिति को देखा जाए तो चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के हिसाब से होता है। मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष है उनको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, संविधान की तरफ से दिया गया है, संविधान के द्वारा। तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार के हिसाब से नहीं हुआ। मतलब इसमें क्या एक उम्र सीमा तय नहीं थी, साथ में कौन वोट डालेगा या नहीं करेगा इसकी भी यहाँ पे प्रायिकता नहीं थी, ठीक। तो इसमें देखिए वोट एक समुदाय से डाला गया। किन्होंने डाला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि के माध्यम से, ठीक है। तो चुनाव हुआ
समुदाय, विभिन्न समुदायों में जैसे शामिल व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि संविधान सभा में महिलाएं भी शामिल थी। संविधान सभा में महिलाएं प्रतिनिधि भी शामिल थी। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है। चलिए, इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी है जो डायरेक्ट आपके प्रश्न में वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले रखी गई थी एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। ठीक है, ये याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक, 1940 का टाइम पीरियड याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है 1942 भी याद रखना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। स्टोफर्ड क्रिप्स जो है ब्रिटिश मंत्री थे और साथ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भी इसमें आए। ठीक है। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को मुस्लिमों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। ठीक, मुस्लिमों की दो मांग थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिस बिहाफ पे इन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वे थे कि मुस्लिम लीग दो स्वतंत्र हिस्से मांग रहे थे, दो स्वायत्त स्वतंत्र हिस्से जिसमें भारत और पाकिस्तान थे, और दोनों का वो चाहते थे कि अलग अलग संविधान हो। इसके बाद अगला आएगा, ठीक है, क्रिप्स मिशन के बाद 1942 के बाद आया हमारे कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया। इसकी बातें सारे राजनीतिक पार्टी जो उसमें भारत में थे उन्होंने सुना और स्वीकार कर लिया, और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिशन के योजना या प्रस्तुत सुझावों के द्वारा ही भारत में क्या हुआ था, जो संविधान है ना, उसका संविधान सभा का निर्माण हुआ था। डेट याद रखना है, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा बना कैसे, किन किन चीज़ों, ठीक है, किन किन तथ्यों से मिलकर बना था। तो पहले कुल सदस्य संख्या 389 थे। ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य थे, देसी रियासत से 93 आए, और ब्रिटिश भारत से 296 आए थे, उनमें से 292 जो है 11 गवर्नर प्रांत से और 4 मुख्य प्रांत से आए थे। ठीक है, और ये चुनाव जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जो प्रतिनिधियों को सिलेक्ट किया गया था उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों से हुआ, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य कहने का मतलब जो मुस्लिम और सिख में शामिल नहीं थे। ठीक है, और चुनाव कैसे हो, तो एकल संक्रमणी मत के माध्यम के समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। साथ ही जो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, क्या हुआ, चुनाव हुआ था। ठीक है, 296 में से 208 आए इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 स्वतंत्र सदस्यों से। अब इसमें देसी रियासत की बात करते हैं, 93 ये भर नहीं पाई थी क्योंकि इन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखा था। वयस्क मताधिकार के हिसाब से यहाँ पे चुनाव हुआ नहीं था। ठीक है, समुदाय वाइज हुआ। साथ में याद रखना है कि महिलाएं भी इसमें शामिल थी, और जो गांधी जी है इसमें शामिल नहीं थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं एंड अप करते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए देखिए, 1947 से भारत आज़ाद हो गया था, है ना। उसके बाद संविधान सभा बना, हमारे पास मंत्रियों की एक टीम बनी। उसके बाद 1947 में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, साथ में सामाजिक स्थिति थी, ठीक है, उसको देखते हुए अब एक सुनियोजित योजना की ज़रूरत थी जिसके तहत देश को आगे बढ़ाया जाएगा ना। ठीक है, उसमें कुछ बातें थी मूलभूत जिसको उस समय भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो आर्थिक स्थिति थी उस पर काम करना, और साथ ही सामाजिक स्थिति पर काम करना। ठीक है, तो चलिए, ये उन सब मूल बिंदु है जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजना लाया गया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना की एक ज़रूरत महसूस की गई आर्थिक स्थिति और साथ में सामाजिक स्थिति को, है ना, सामाजिक स्थिति में बेहतर करने के लिए। तो चलिए एक टाइम पीरियड में चलते हैं जिसका, 1947 ये एक टाइम पीरियड है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। ठीक है, याद रखेंगे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। ठीक, तो ये गठित क्यों की गई कि 1947 में जिसमें भारत आज़ाद हुआ था उसके ठीक पहले तक भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, साथ में जो प्रशासन था, और दूसरे सामाजिक की जो समृद्धि होती है, जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, उस सब के विकास को क्रमबद्ध आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, और साथ में जीवन स्तर भारतीयों को अच्छा करने के लिए, जो समय जातिवाद था और बहुत सारी अनेक विविधताएं थी उनको समानता में लाने के लिए था। चलिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई 1947 में। ठीक, अब याद रखते हैं 15 मार्च 1950 को गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय का गठन किया गया। ठीक है, कौन सा?
आर्थिक नियोजन समिति जो है 15 मार्च 1950 कैसा था? तो गैर संवैधानिक था, ठीक है, संवैधानिक नहीं था, तथा एक क्या है? परामर्शदात्री निकाय है, याद रखेंगे। तो आर्थिक नियोजन समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ठीक है। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो ये पद जो है जैसे कि आर्थिक नियोजन समिति ये स्वतः प्रधानमंत्री को मिल जाता है, ठीक। पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड काल था वो था 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 को। साथ में जो प्रथम योजना आयोग था उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। मैंने पहले बताया कि इसमें जो समिति है आर्थिक नियोजन समिति, इसके अध्यक्ष स्वतः प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं या उनके लिए अलॉटेड रहता है। और उस समय उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी, याद रखेंगे। यही जो आर्थिक नियोजन समिति है आगे योजना आयोग बनता है और योजना आयोग के बाद आगे नीति आयोग में परिवर्तित होता है, ठीक है। आयोग एक ही है, नाम को बदल दिया गया समय के साथ। तो प्रथम योजना आयोग अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ये टाइम भी याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ठीक। आर्थिक नियोजन समिति के नाम से गठित हुआ, उसके बाद इसका नाम आगे जाके योजना आयोग पड़ा और इसको 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसके आगे यह समिति जो है नीति आयोग के नाम से जाने लगी, ठीक। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका पीरियड मैंने बताया था 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ। तो पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब ये 5 साल की योजना है, ठीक। तो 1951 से लेके 1956 तक, याद रखेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड और डोमर ये क्या थे? उस समय के वैज्ञानिक थे, ठीक है, याद रखना है। हेराल्ड और डोमर ये वैज्ञानिक नाम है और इनके मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, मतलब जो इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, मतलब जो सर्वाधिक कार्य है वो कृषि के क्षेत्र में किए गए, ऐसी योजना बनाई गई। साथ ही जो राष्ट्रीय आय का, प्रथम पंचवर्षीय योजना में याद रखना, जब जीडीपी के बारे में पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी, साथ में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 11% की वृद्धि हुई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी, और ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ बड़ी परियोजनाएं भी लागू की गई सरकार के द्वारा, ठीक है। बड़ी परियोजनाएं जो सिंचाई आधारित थी इसको शुरू की गई और इसमें है भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखेंगे ये तीनों सिंचाई परियोजना है और तीनों ही चालू किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के दौरान। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना, व्यास सिंचाई परियोजना और दामोदर नदी घाटी सिंचाई परियोजना। याद रखना भाखड़ा नागल करके एक नदी है जिसमें डैम बना है, इसी को भाखड़ा नागल डैम भी कहते हैं। व्यास एक नदी है, ठीक है, इसी पर परियोजना है सिंचाई परियोजना। उसी प्रकार दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी है उसी में ही परियोजना चल रहा है, कौन सा? सिंचाई परियोजना। तो ठीक है, ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 1952 में शुरू हुआ और ये शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 शुरू हुआ था, 1952 में शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 1951 से लेकर 1956 तक का था। चलिए अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। टाइम पीरियड है 1956 से 1961 तक, ठीक। चलिए अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1956 से 1961। याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1951 से लेकर 1956, ऐसा ही समय को भी याद रखते जाना है। साथ में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस जो है एक वैज्ञानिक है, याद रखना ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसी तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड और डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। दोनों ही क्या है? वैज्ञानिक है। चलिए, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना, ठीक है। समाजवादी समाज की स्थापना करना था, ये पूंजीवाद से संबंधित नहीं था। इसमें पूरे समाज
ठीक है, उनका विकास जो है द्रुति पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अब इसमें देखिए, जीवन स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए 25% का वृद्धि लक्ष्य किया गया। ठीक है, अब समाजवादी समाज की स्थापना करना द्रुति पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो है बातें और तथ्य आएंगी वो समाज से ही संबंधित होगी। और इसी में था जीवन स्तर, जो लोगों का जीवन स्तर है उसको उठाने के लिए 25% उसमें वृद्धि लाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ये जो द्रुति पंचवर्षीय योजना है समाजवादी समाज की स्थापना के लिए था। इसमें जो भी कार्य होंगे वो समाज या समाज के लोगों को के हित के लिए होंगे। जैसे भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई, क्योंकि भारी उद्योग में जो लोगों को रोजगार मिलता है अधिक संख्या में मिलता है। जो खनिज है, ये खनिज वाले उद्योग में भी लोगों को रोजगार जो भारी संख्या में मिलता है। तो यहाँ पे भारी उद्योग एवं खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई। इन दोनों क्षेत्र में ज़्यादा काम किया गया। और द्रुति प्राथमिकता संचार व परिवहन को दिया गया, जिसमें 28% राशि व्यय किया गया। तो ध्यान रखेंगे, द्रुति पंचवर्षीय योजना में पहली प्राथमिकता जो है उद्योग, भारी उद्योग और खनिजों को दी गई। और साथ में ही इसी में द्रुति प्राथमिकता दी गई संचार को, जिसमें 28% राशि जो है सरकार ने खर्च किया। और बृहत उद्योग द्रुति पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं ये स्थापित किए गए थे। इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला के स्टील प्लांट जो कारखाने हैं ये स्थापित किए गए थे द्रुति पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये भी चीज़ याद रखना कि जब ये द्रुति पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था तो द्रुति पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1956 से 1961 है। इसका मतलब यह है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला का जो स्टील प्लांट है ये सब स्थापित हुए हैं इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, अब चलिए, द्रुति पंचवर्षीय योजना में जीडीपी जो है लक्ष्य रखा गया था 4.5% का। ठीक है, द्रुति पंचवर्षीय योजना में जीडीपी जो लक्ष्य रखा गया था हासिल करने का 4.5% का, और हमें प्राप्त कितना हुआ 4.1%। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बृहद उद्योग में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने को याद रखना है। साथ ही जीडीपी 4.5% लक्ष्य और 4.1% हमें प्राप्त हुआ, इसे भी याद रखना है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जिसका टाइम पीरियड है 1961 से लेके 1966। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड 1961 से लेके 1966, और यह जो है जॉन सैंडी और सुखराम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ क्वेश्चन आता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तब आपको बताना पड़ेगा जॉन सैंडी और सुखराम चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। ऐसे ही द्रुति पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पेपर में पूछा जाता है कि द्रुति पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सेम इसी तरीके से पीछे आते हैं और देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जब ये पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, तो वो था हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को याद करेंगे, गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना या गाडगिल योजना, ठीक है, गाडगिल योजना के रूप में या गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। और साथ ही तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, जो उस समय भारत में जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल जो बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, और वो क्षेत्र सभी क्षेत्रों में बात करते हैं। ठीक, तो उस समय जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वहाँ अर्थव्यवस्था, जो पैसे और वित्तीय जो संबंध था, वित्तीय जो व्यवस्था थी, उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी, ये मूल उद्देश्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। साथ ही कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। याद रखना, जब क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, तो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड 1961 से 1966 है। चलिए आगे देखते हैं। अब 1961 से लेकर 1966 तो एक टाइम पीरियड आया 1964। तो 1964 ऑलरेडी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ गया है। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ कहने का मतलब वर्तमान में जो रूस देश है, ठीक है, वो पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से या रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई 1964 में। ठीक, यही चीज़ मैं पहले बताना चाहता था। 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। उसी प्रकार से द्रुति पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 में दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल ये जानिए।
और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो गया। ठीक, इसका कारण क्या था? भारत और चीन युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे 1962-1965 ये भारत और चीन युद्ध का टाइम पीरियड था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। साथ ही भारतीय कृषि नीति में, ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक बात और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि नीति में हरित क्रांति का प्रवेश हुआ। ठीक है, हरित क्रांति कब आया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय कृषि नीति में हरित क्रांति का प्रवेश कब हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब जानिए, हरित क्रांति विश्व में भी आई थी और विश्व के बाद फिर भारत में आई। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, विश्व क्रांति में तृतीय पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? तो उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये टाइम पीरियड याद रखना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ क्या? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, की स्थापना हुई 1965 में आनंद में। ठीक, आनंद कहाँ है? तो वर्तमान के गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी आनंद में। आनंद है गुजरात में और टाइम है 1965। अगला, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान की स्थापना 1962 में आविका नगर में हुई। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान की स्थापना 1962 में आविका नगर में हुई। ऊन जो है कपड़ा बनाने में काम आता है, साथ ही बहुत अलग अलग चीज़ों में ही काम आता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो तीसरा पंचवर्षीय योजना है। फाइनली देखा जाए तो असफल हो गया था क्योंकि भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय। इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हरित क्रांति का प्रवेश है। साथ में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद अगला आया योजना अवकाश। ठीक, मतलब योजना अवकाश कहने का मतलब ये है कि इस समय कोई नई योजना नहीं आई, जो योजना चल रहा था उसमें अवकाश लग गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा काम बंद हो गया, जो योजना चल रहा था उसी को क्रमशः आगे बढ़ाया गया। और पहला योजना अवकाश जो है 1966 से लेकर 1969, इस टाइम पीरियड को याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला योजना अवकाश कब आया? 1966 से लेकर 1969 में। ठीक है, कितने वर्ष के लिए था? तो 3 वर्ष। हाँ, 3 वार्षिक कहने का मतलब 3 साल के लिए था। 3 साल के लिए योजना तैयार की गई और कृषि उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता देगा। याद रखेंगे, कृषि और उद्योग क्षेत्र को समान रूप से प्राथमिकता दिया गया था योजना अवकाश में। और प्रथम योजना अवकाश आया था 1966 से 1969 में। ठीक, अब योजना कंटिन्यू पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। ठीक, 1966-1969 में ऐसा क्या हुआ कि योजना में अवकाश लेना पड़ गया? तो इसका कारण था भारत पाक संघर्ष। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, साथ में उस समय भारत में सूखा पड़ा था, अधिकांश इलाके में उस समय भारत में सूखा पड़ा था, जिसके कारण योजना अवकाश लाया गया। और ध्यान रखेंगे कि योजना अवकाश 1966 से 1969 के टाइम पीरियड में 3.8% वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, ये क्या किया गया? लक्ष्य हासिल किया गया। 3.8% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल किया गया था योजना अवकाश 1966 से 1969 के टाइम पीरियड में। चलिए ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो परीक्षा इंपॉर्टेंट हो, ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज़, इसमें जो आर्थिक नियोजन समिति है ये योजना आयोग बना, फिर ये आगे जाके नीति आयोग बनता है। तो एक चीज़ याद रखना है कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, वो पदी रूप से होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। पहला चीज़ ये, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? तो 1 अप्रैल 1951 को। आजकल जो पंचवर्षीय योजना है या नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बहुत पूछा जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय की जो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नाम थे गुलजारी लाल नंदा। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। पहला पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से लेकर 1956 में। हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैराड डोमर मॉडल पर क्या था? आधारित था। साथ में जो बड़ी परियोजनाएं इस समय बनी, जो सिंचाई परियोजना थे, जैसे भाखड़ नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक चीज़ और, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1962 शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, ये 1956 से 61 के समय का था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पीसी हाँ, इसमें जो बृहत उद्योग दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात स्थापित किया गया।
जीडीपी 4.5% का लक्ष्य रखा गया था, हासिल किया गया 4.1% का। तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 1961 से लेकर 1966 के बीच। ठीक है, जान से एनडी और सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है उस पर आधारित था। साथ में गाडगिल योजना या गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। चलिए 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 याद रखना, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। असफल हो गया था भारत चीन युद्ध के कारण। हरित क्रांति का प्रवेश हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन, विश्व में थे नॉर्मन ई बोरलॉग। और उसके बाद याद रखना है योजना के दौरान नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई 1965 में गुजरात में। योजना अवकाश आया 1966 से 69 में। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आज यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं।